अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्रीमेंट 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, यानी यूँ कह सकते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। नंबर 1 लीगल एग्रीमेंट, यानी वैधानिक समझौता, या यूँ कहिए वैध समझौते या वैध ठहराव। ऐसे संबंध, ऐसे समझौते, ऐसे ठहराव जिसको कानूनी तरीके से मान्यता प्राप्त है, जिसको किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, उस प्रकार के तमाम एग्रीमेंट को हम लीगल एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पुराना, या यूँ कहिए एक पुरानी मोटरसाइकिल है। अब मैंने उस मोटरसाइकिल को बेचने का प्रस्ताव अपने फ्रेंड महेश के सामने रखा। महेश ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने महेश से पैसे लिए और महेश को मैंने मोटरसाइकिल सौंप दी। इस केस में यहाँ पर यह एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मोटरसाइकिल मेरी है, मैंने अपने और महेश के बीच में स्वतंत्र सहमति हुई है, यानी फ्री कंसेंट हुआ है, और एक दूसरे को कंसिडरेशन भी प्राप्त हुआ है, यानी मुझको पैसा मिला है, मिस्टर महेश को मोटरसाइकिल मिली है। यानी यदि एक एग्रीमेंट में वैध एग्रीमेंट के तमाम लक्षण पाए जाते हैं तो उसको हम लीगल एग्रीमेंट कहेंगे। यानी वह एग्रीमेंट किसी भी तरीके से इलीगल नहीं ठहराया जा सकता, उसको हम अवैध नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल मिस्टर महेश को बेची है, तो मैंने मोटरसाइकिल चोरी करके नहीं बेची है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मिस्टर महेश को मैंने ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल नहीं दिया है, मिस्टर महेश ने अपने स्वतंत्र सहमति से मोटरसाइकिल खरीदी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा है इलीगल एग्रीमेंट। यदि यहीं पर इसको अपोजिट कर दिया जाए, यानी ऐसा कोई भी समझौता, कोई भी ठहराव, कोई भी एग्रीमेंट जिसको कानूनी तरीके से इलीगल माना गया है, अवैध माना गया है, उसको हम इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने महेश को ही अपनी मोटरसाइकिल बेचने का प्रस्ताव नहीं किया, बल्कि मैंने चोरी करवा करके मोटरसाइकिल मिस्टर महेश को बेचने के लिए सहमत करवाता हूँ, उसके सामने प्रपोजल रखता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं बताता हूँ कि यह मोटरसाइकिल मैंने चोरी करके लिया है। यहाँ पर इलीगल एग्रीमेंट है, क्योंकि वह मोटरसाइकिल ऑलरेडी चोरी हुआ ही है और उसको मैंने खरीदा है और मैं दूसरे को बेच रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में इस प्रकार के केसेज जहाँ पर समझौते का रूप लेते हैं, वहाँ पर इलीगल एग्रीमेंट होता है। दूसरी दिशा में मिस्टर ए ने मिस्टर बी से इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है, जिसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ये कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, तू एक काम कर, जाके सी के यहाँ से एक स्कूटर चोरी करके ले आ, उसको हम दोनों ले चल के बाजार में बेच देंगे। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वह भी इलीगल है, क्योंकि कानूनी तरीके से किसी दूसरे की संपत्ति को चोरी करना जुर्म है, वह इलीगल है, अवैध है। इसके बाद आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब होता है व्यर्थ समझौते, ऐसे ठहराव जिसको कानूनी तौर पर कभी भी मान्य या मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या व्यर्थ अनुबंध कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा रमेश से, रमेश तू महेश को चाकू मार दे, मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा। यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ है, क्योंकि महेश और हमारे और रमेश के बीच में जो एग्रीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए हो रहा है, यह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कानून कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार समझौता करें जिससे कि दूसरे व्यक्ति की जान माल का खतरा हो। यानी कानून जिस चीज़ को मान्यता प्रदान नहीं करता है,
जिसको राज नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, मतलब वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ऐसे समझौते, ऐसे ठहराव होते हैं जो कि कानूनी तरीके से यानी राज नियम के द्वारा उसको परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, यानी कानून उस प्रकार के एग्रीमेंट की कभी इजाज़त देता ही नहीं है। जैसे कि रमेश ने सुरेश से कहा कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपया दूंगा, तू महेश को चाकू मार दे। यहाँ रमेश और सुरेश के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं वह इलीगल यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। पहला नंबर कि यह कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ है, क्योंकि किसी के जान माल की सुरक्षा करना तो अच्छा है, लेकिन असुरक्षा प्रदान करना यह कानूनी तरीके से अमान्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार से यदि मिस्टर रमेश ने सुरेश से ये कहा कि जाओ महेश के यहाँ महेश का स्कूटर चोरी कर लो और हम दोनों उसको ले चल के बेच देंगे, तो यहाँ पर रमेश और सुरेश के बीच में स्कूटर चोरी कराने का जो एग्रीमेंट है वह भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस कंडीशन में कानूनी तरीके से वह एग्रीमेंट आपस में जो रमेश और सुरेश कर रहे हैं वह इलीगल भी है और वॉइड इसलिए है क्योंकि कानूनी तरीके से कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी की संपत्ति को चोरी करिए, चोरी करके बाजार में बेचिए, इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इस प्रकार के एग्रीमेंट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड एग्रीमेंट की श्रेणी में आते हैं। सेक्शन 2G इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसके बारे में कहा गया है कि यह व्यर्थ समझौते होते हैं, व्यर्थ ठहराव होते हैं, इसको कानूनी तरीके से परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अगला है वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब होता है व्यर्थनीय समझौते, यानी ऐसे ठहराव, ऐसे समझौते जो किसी एक पक्षकार के लिए तो वह अच्छा है लेकिन दूसरे पक्षकार के लिए वह अच्छा नहीं है। यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भाई तुम अपनी गाय मुझको बेच दो। मिस्टर बी इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं कि मिस्टर बी अपनी गाय को मिस्टर ए को बेचे, लेकिन मिस्टर ए जबरदस्ती मिस्टर बी की गाय लेने के लिए तैयार हैं। इस केस में फ्री कंसेंट नहीं है। यहाँ पर मिस्टर बी को उचित कंसिडरेशन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। मिस्टर बी मेंटली अपने आप शॉक्ड भी हैं कि यार ए को हम कैसे गाय दे देंगे, मुझे तो भी गाय बेचना ही नहीं है, तो हमारे घर में दूध की बहुत किल्लत चल रही है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जब कोई एग्रीमेंट एक पक्ष के लिए, यानी उस एग्रीमेंट को करने के लिए एक पक्ष तो राजी हो लेकिन दूसरा पक्ष उस पर अपनी सहमति नहीं देना चाहता है या अपनी सहमति नहीं देता है, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट वाइडेबल एग्रीमेंट कहे जाते हैं। यहाँ पर वाइडेबल तभी होता है जब कोई किसी से जोर जबरदस्ती, धमकी दे करके, टॉर्चर करके या उसके कनपट्टी पर तमंचा लगा करके कोई एग्रीमेंट साइन करवाता है, तो यहाँ पर वह वाइडेबल का एग्रीमेंट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री कंसेंट नहीं है, स्वतंत्र सहमति नहीं है। यहाँ पर एक पक्ष तो राजी है लेकिन दूसरा पक्ष राजी नहीं है। यानी ऐसे समझौते जिसमें एक पक्ष ही राजी होता है, एक पक्ष सहमत होता है परंतु दूसरे पक्ष के लिए वह असहमति होती है, वहाँ पर दूसरा पक्ष उस कार्य को करने के लिए सहमत नहीं है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि यह एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वाइडेबल एग्रीमेंट है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करने वाले समझौते, प्रकटीकरण समझौते। एक्सप्रेस एग्रीमेंट में जब एक पक्षकार स्वतंत्र रूप से स्पष्ट तौर पर किसी दूसरे पक्षकार के सामने यानी दूसरी पार्टी के सामने किसी प्रपोजल को, किसी प्रस्ताव को स्वतंत्र तौर पर, स्पष्ट तौर पर रखता है और दूसरा पक्षकार उसको बड़ी आसानी से, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है, ऐसी कंडीशन में उसको कहा जाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। यहाँ पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा
यार तुम मेरी घड़ी ले लो, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे दो। मिस्टर बी को घड़ी पसंद आ जाती है। मिस्टर बी ने कहा कि हाँ यार तुम्हारी घड़ी तो वाकई लाजवाब है, चलो तुम 500 रुपये सही मांग रहे हो, लो यार 500 रुपये और लाओ। तो अब इस सिचुएशन में मिस्टर बी ने 500 रुपये देकर मिस्टर ए से घड़ी ले ली। दोनों के बीच में स्पष्ट तौर पर बहुत आसानी से यह संभव हो गया। मिस्टर बी ने स्पष्ट तौर पर मिस्टर ए से घड़ी आराम से ले लिया। दोनों के बीच में समझौता हुआ बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो यहाँ पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ है। लास्ट है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब होता है गर्भित समझौते या ठहराव। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में होता क्या है? इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जो एम्प्लाइड एग्रीमेंट है, इसका मतलब होता है गर्भित समझौते। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में समझौते कभी भी लिखित या मौखिक नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पर समझौता हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने एक ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शे में मिस्टर एक्स ने कहा ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर से कि इशारा ही किया, मुंह से कुछ नहीं बोला बल्कि हाथ से ही लेफ्ट राइट करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मिस्टर एक्स ने जिस प्रकार से इशारा मिस्टर ड्राइवर को किया, यानी ड्राइवर को किया, ड्राइवर उसको गंतव्य स्थान तक ले जाता है और मीटर देख करके मिस्टर एक्स ने जो भी भाड़ा बनता है ड्राइवर को चुका दिया। तो यहाँ पर ना तो ड्राइवर ने कुछ कहा, ना ही मिस्टर एक्स ने कुछ कहा, यानी दोनों के बीच में इस प्रकार से समझौता हुआ कि मिस्टर एक्स इशारा करते गए और ड्राइवर उसको मंजिल तक पहुंचा दिया। यहाँ पर मिस्टर एक्स ने भाड़ा भी मीटर देख के चुका दिया। तो यहाँ पर इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहा जाएगा, क्योंकि बिना कुछ बोले ही उस परिस्थिति को देख करके, उस सिचुएशन को देख करके उनके बीच में इस प्रकार की सहमति हो गई, इस प्रकार का समझौता हो गया कि दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि स्वतंत्र तौर पर आपस में सहमत होते हैं और वह उनकी मंजिल पर पहुंचा देता है और वह उसको भाड़ा चुका देता है। यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार उन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन्होंने मंजिल पे पहुंचाया, वो मंजिल पे पहुंच गया और उसने भाड़ा चुका दिया मीटर देख करके। इस प्रकार से बिना कुछ कहे दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट हुआ है। ये कहा जाएगा इस प्रकार के समझौते जो परिस्थितियों को, आचरण को, व्यवहार को, व्यापारिक रीति रिवाज को देख करके होते हैं, उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहते हैं। यह बिजनेस लॉ आपके सामने पेश किया गया। कैसा लगा, किस प्रकार से आपने इसको फील किया, कैसा महसूस हुआ, इसके बारे में अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को आसानी से शुरू से लास्ट तक देखें। किसी भी वीडियो को, किसी भी स्टेप को जंप ना करें। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। अन्य लोगों तक कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लॉ के स्टूडेंट्स को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम व्यक्तियों को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए इसको मैक्सिमम आप शेयर ज़रूर कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग कानून से अवगत हों।